दोस्तों, ये हैं जितिन राम मांझी। बिहार की सियासत के जबरदस्त किरदार हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी ने धोखा दे दिया, यानी बीजेपी या एनडीए के सहयोगी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी धोखा दे रही है। अब मांझी, जो कि खुद मोदी सरकार में मंत्री हैं एमएसएमई, वो ये बात क्यों कह रहे हैं कि भाई बीजेपी धोखा दे रही है? आखिरकार मांझी कहना क्या चाह रहे हैं? पर्दे के पीछे बिहार में चल क्या रहा है? एक तरफ नयाब सिंह सैनी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव होगा, और दूसरी तरफ मांझी कह रहे हैं कि भाई ये तो हमें धोखा दे रहे हैं, जेडीयू और बीजेपी मिलके, नीतीश और मोदी मिलके। तो बिहार की राजनीति में ये कौन सा सियासी तूफान आने वाला है जिसे थामने की कोशिश पर्दे के पीछे बीजेपी कर रही है, ताकि बिहार को गंवाया ना जा सके? जितिन राम मांझी जो बयान दे रहे हैं उसके मायने क्या है, अब उसे वही हम समझाएंगे आपको। इनसाइड स्टोरी क्या है, पर्दे के पीछे ऐसा मांझी क्यों कर रहे हैं, और क्यों ऐसी नौबत आ गई कि उनको इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं, और क्या मांझी वाकई में खेल कर जाएंगे, और कर जाएंगे तो बीजेपी को कितना जोर का झटका लगेगा वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सीटों को लेकर वैसे भी जितिन राम मांझी जो लगातार कह रहे हैं कि उनका अपमान हो रहा है, अपमान से वो नाराज हैं। और ऐसा लगता है कि बिहार में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, क्योंकि पिछला जिक्र कर रहे हैं, तब उनकी पार्टी को सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई थी जिसके वो हकदार थे, मगर अब वो आर पार के मूड में है। चाहते हैं कि मोदी और शाह के साथ आर पार की लड़ाई खेली जाए, आर पार की लड़ाई होगी। और जितिन राम मांझी क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, किन्होंने बनाया था? नीतीश कुमार ने। बाद में दोनों के बीच सियासी अदावत हुई, और इसी सियासी अदावत के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। और उनके पास 4 विधायक हैं दोस्तों, बेटा है, बहू है, दीपा मांझी, वो भी विधायक है। जितिन राम मांझी खुद, मैंने आपको बताया कि मोदी सरकार में मंत्री हैं एमएसएमई। और बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार वो चाहते हैं कि अगर एनडीए का वो हिस्सा रहे तो उन्हें भी सम्मान मिले। अब जैसे कि सहयोगियों की मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे कुछ चेहरे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो भी सहयोगी हैं। जितिन राम मांझी की बात कर लें या फिर चिराग पासवान की बात कर लें, ये वो तमाम सहयोगी हैं जो जेडीयू और बीजेपी के साथ खड़े हैं। लेकिन वक्त के बाद से सियासत बदली है, और ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान चिराग पासवान को उठाना पड़ सकता है, नीतीश को भी उससे कम। तो मांझी ये चाहते हैं, मांझी इस बात को लेकर परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार के दबाव की वजह से उनकी सीटों का पत्ता कट जाए, जितनी सीटें वो चाह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार उनके पाले में रहे, जेडीयू उनके पाले में रहे, तो लोकसभा चुनाव के तरीके से उनके साथ अन्याय ना हो, जो बात वो कह रहे हैं, और बीजेपी धोखा ना दे दे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि मांझी अगर खेल करते हैं तो उनके पास क्या इतनी ताकत है कि वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा दें? हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। जितिन राम मांझी की यही स्थिति है। मांझी की जाति का मैं जिक्र करूं, मुसहर जाति है, तो इस जाति के बिहार के भीतर तकरीबन कहा जाता है कि 2% के आसपास वोट है। 1% कोई कहता है, 1.5% कहता है, 2% के आसपास वोट है। यानी कि एक छोटा सा ही वोट बैंक की सही, लेकिन वोट बैंक जरूर है। और इसी वोट बैंक के आधार पर जितिन राम मांझी सियासत करते हैं। और अगर ये वोट बैंक एनडीए के पाले से छटकता है तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा। ज्यादातर बीजेपी चाहती है कि ये जातियों की गोलबंदी में वो आसानी से फिट बैठे, और हर जाति के नेता को वो मान मनोबल के साथ आगे बढ़ाती है। आपको याद होगा कि पहले मांझी ने 25 सीटों का दावा किया था, और अब एकाएक 40 सीटों पर वो आ गए। जैसे होता है ना कि भाई भागते भूत की लंगोटी अच्छी। 40 सीटें का दावा करेंगे तो कुछ कम बार्गेनिंग सियासत में होती है। और अपने सहयोगी दलों से बीजेपी जहां एक तरफ ये पूछ रही है कि कहां चुनाव लड़ना है, कैसे चुनाव लड़ना है, क्यों चुनाव लड़ना है, आपका वोट बैंक कितना है, कौन कौन से प्रत्याशी हैं, और दूसरी तरफ चिराग पासवान, अंदर की खबर यह है कि 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और जितिन राम मांझी कह रहे हैं 40 सीटें दे दीजिए। यानी कि कुल मिलाकर अगर दोनों का मैं दावा ठोका है इन्होंने दोनों ने, तो कुल मिलाकर आंकड़ा पहुंच जाता है 100 के करीब। 60 चिराग पासवान और 40 मांझी। आप खुद सोचिए, बीजेपी क्या इन दोनों को 100 सीटें देगी? आप भी जानते हैं कि नहीं, और ये भी जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। 143 सीटें जो बच जाएंगी
वो जेडीयू, उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी कैसे बांटेंगे? महज 143 सीटें। तो प्लानिंग क्या है और बीजेपी बीच का रास्ता क्या निकाल सकती है और क्यों यह बवाल हो रहा है? और एक तरफ क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि अपने सहयोगियों को मनाने के लिए 6 से 7 सीटों का अलग से बैंक रखना होगा, यानी जब कोई नाराज हो तो उसको कह दिया जाए कि ये लीजिए 2 सीटें 3 सीटें, तो यानी 7 सीटें। जैसे कि एक मुकेश साहनी का मैं जिक्र कर रहा हूं, उनको भी नहीं छोड़ सकते। तो फिर सियासत की शतरंज पर, बिसात पर बहुत सारे मोरे चले जा रहे हैं। शिवदीप अगर एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो फिर उनको भी 2 सीटों का कोटा मिल सकता है। तो ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि कम से कम 7 से 8 सीटें अपने पास रखें ताकि सहयोगियों को मान मनोबल के लिए दी जा सके। बार्गेनिंग पावर इसे कहते हैं। तो 5 से 6 सीटों का स्टॉक बीजेपी रखना चाहेगी। मांझी कह रहे हैं कि 35 से 40 सीटें और चिराग पासवान 60 सीटों तक का विचार कर रहे हैं। और ऐसे में सियासत के लिहाज से बीजेपी के पास अब रास्ता क्या है? बीजेपी के पास रास्ता यह है कि कुछ जगह ईडी, सीबीआई काम करेगी और कुछ जगह उनके अपने जो स्लीपर सेल हैं, जैसे कि हर पार्टी में उनके नेता माने जाते हैं, जेडीयू में खास तौर पर। जेडीयू इस वक्त जो बड़े नेता हैं वो माना जाता है कि मोदी जी के प्रभाव में है। वक्फ बिल को लेकर आपने देखा होगा। अब जितिन राम मांझी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, 40 कम से कम सीटों की डिमांड कर रहे हैं। तो जेडीयू के अंदर भी एक सियासत का खेल चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैनी साहब कह रहे हैं हरियाणा से आकर, हरियाणा के सीएम कह रहे हैं कि बिहार में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब कुछ सामान्य है। अश्विनी चौबे जो बात कह रहे हैं वो सब कुछ सामान्य है कि डिप्टी प्रधानमंत्री बना दो नीतीश कुमार को। बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों। हर किसी का अपना एक वोट बैंक है, जितिन राम मांझी का भी है। और प्रेशर पॉलिटिक्स का ये जमाना है। और प्रेशर पॉलिटिक्स अगर नहीं करेंगे तो बीजेपी को दबाव में लाएंगे, तो लाएंगे कैसे? और जेडीयू में अगर डील होने की बात हो रही है बीजेपी की, तो सबसे ज्यादा नुकसान तो सहयोगियों को होगा। चिराग पासवान को होगा, जितिन राम मांझी को होगा, उपेंद्र कुशवाहा को होगा। जैसे कि आपने देखा पशुपति पारस एनडीए को छोड़कर चले गए, और जितिन राम मांझी भी अगर एनडीए को छोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों। जेडीयू को नुकसान होगा या फायदा होगा इसका ये एक अलग मसला है। लेकिन अगर ये कांग्रेस के पाले में या आरजेडी के पाले में चले गए तो मैंने कहा ना, बीजेपी को इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कांग्रेस ने अगर उन्हें अपने पास शामिल कर लिया, क्योंकि दशरथ मांझी कांग्रेस ने शामिल किया ना, बेटे को शामिल करवाया, तो छोटी छोटी घटनाएं ये नहीं है, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। बीजेपी भी समझ रही है कि जितिन राम मांझी कर क्या रहे, और जितिन राम मांझी भी समझ रहे हैं कि इसका असर चुनाव के बाद क्या हो सकता है, उनका राजनीतिक कैरियर तक तबाह हो सकता है। बीजेपी और जेडीयू में अंदर खाने कुछ ना कुछ पक रहा है, चल रहा है, और जितिन राम मांझी इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। कुछ ना कुछ तो अंदर चल रहा है, और जिसको छिपाने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है। ना तो जेडीयू और ना ही बीजेपी पत्ते खोल रही है। राजनीति में जातीय फैक्टर बहुत अहम होता है, और इस बार भी बिहार की सियासत में जातीय फैक्टर बहुत अहम होगा। प्रशांत किशोर का किरदार भी क्या होगा, इसको लेकर भी सवाल बने हुए हैं। वो खुद को सेकुलर साबित करना चाह रहे हैं, वक्फ को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया। और जितिन राम मांझी की पॉलिटिक्स भी जातीय आधार पॉलिटिक्स है, नीतीश की भी अपनी पॉलिटिक्स जातीय आधार पॉलिटिक्स है, तेजस्वी भी। कोई ऐसा दल नहीं है कि जो जातियों के आधार पर पॉलिटिक्स ना करता हो। और बिहार में जातियों के आधार पर सियासत का सच किसी से छिपा नहीं है। अब मांझी ऐसा कर क्यों रहे हैं, अंदर की खबर बता रहा हूं। दरअसल कुछ दिनों पहले बिहार में 20 सूत्री कमेटी का गठन हुआ था, और जब यह गठन हुआ दोस्तों, जेडीयू और बीजेपी ने आपस में पदों को बांट लिया। यहीं से ही नाराजगी मांझी साहब की शुरू हुई। नेताओं ने सवाल उठाए उनके, और मांझी ने सीधा जेपी नड्डा साहब से मुलाकात कर ली। नड्डा से सीधे तौर पर पूछा कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के गठबंधन का हिस्सा आप मानते हैं या फिर नहीं मानते। मांझी पूछ रहे हैं बीजेपी से, और विधानसभा में हमारी औकात के हिसाब से हमें सीटें मिलनी चाहिए, ये कह रहे हैं बीजेपी को। तो क्या लगता है आपको ये सब कुछ सामान्य है? हरगिज नहीं। सियासत को समझने वाले बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव से पहले नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा होंगे। बीजेपी इस बात को नकारेगी नहीं।
लेकिन ये महाराष्ट्र वाली पॉलिटिक्स खेल सकती है, जहां शिंदे का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद उनको टाटा बाय बाय कर दिया। और यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार सामने आकर चुनाव के बाद यह कह दें कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना, और फिर बीजेपी अपना खेल करेगी। यह है सियासत का सच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।